किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां देते हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड के चलते इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन की स्थिति में है और ऐसे में यातायात भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और बुआई के सीजन में ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो हैं वो पहुंचाए जाएं। और इसी में राष्ट्रीय बीज निगम ने एक ऐसी तरकीब निकाली है जिससे कि किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंचाए जाएं और साथ ही साथ फसलों का अच्छा उत्पादन भी प्राप्त किया जाए। तो आइए इस जानकारी पर डालते हैं एक नजर। कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व प्रभावित है और ऐसे में हमारे किसान भाइयों ने खेती में कोई भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने बुआई को जारी रखा और इसके लिए उन्हें अच्छे उत्पादन के लिए बीज की भी आवश्यकता थी। इस पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीएमडी सर मौजूद हैं, विनोद कुमार गौड़ जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपदा का समय है, आपने किसान भाइयों तक यातायात के साधन ना होने के बावजूद भी किस तरीके से बीज मुहैया करवाए हैं, क्या आपने अपना योगदान दिया है इसमें? कोविड से आप यदि ओवरऑल देखेंगे तो भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया, क्योंकि ये ऐसा समय था जबकि कटाई का काम चल रहा था और इस पे किसान भाइयों को कैसे अपना उत्पाद लाना है और कैसे उनको कटाई करनी है, साथ साथ में उनके जो बुआई का काम भी चल रहा था। तो इस सब बातों के लिए भारत सरकार ने विशेष छूट दी थी और उसके तहत हम लोगों ने फिर बीजों को जो है कुछ भारत सरकार ने ट्रेनें भी चलाई इसके लिए, ताकि मूवमेंट हो। कृषि के लिए 100 जो ट्रेन चलाई गई कि ताकि कृषि का जो मटेरियल है वो इधर से उधर जा पाए। तो उसके लिए विशेष जब व्यवस्था की गई, साथ में जितने भी हमारे जो ट्रक्स थे उनके लिए परमिट जारी किए गए। उसके तहत फिर हम लोगों के द्वारा ये जो बीज की व्यवस्था थी उसको हमने जगह जगह अपने जो डीलर हैं उनको दिया गया और जो हमारे जो कृषि विभाग के जो गोदाम हैं वहाँ तक बीज पहुँचाया गया, ताकि समय से किसानों को आपूर्ति होती रहे। और आप देख रहे हैं कि कोविड का जो है और सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कृषि क्षेत्र में पर्टिकुलरली बीजों के क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव इसका नहीं है। जिस तरीके से आपने बोला कि अलग अलग राज्यों में आपके गोडाउन खुले हुए थे, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे आपके गोडाउन खुले हुए थे, किसानों तक सुविधाएं पहुँची है, उन्हें बीजों का चयन करने का भी मौका मिला है? तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बीजों का जो वितरण होता है वो बेसिकली वो हमारे गोदामों से बहुत कम होता है। वो तो जो मटेरियल हमारे गोदाम से हम लोग या तो अपने जो हमारे वितरक हैं उनको इनके यहाँ पहुँचाते हैं, या जो कृषि विभाग के जो भी जो आदान केंद्र हैं जहाँ पे वो इनको रखते हैं वहाँ पहुँचाते हैं और उसके द्वारा इनका वितरण किया जाता है। तो हाँ, विभिन्न राज्यों में हमारे जो गोडाउन हैं वहाँ से फर्दर जो आगे जो उसका मूवमेंट किया गया वो विभिन्न ज़िलों में, तहसीलों में, जहाँ जहाँ वितरक हैं या जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन के जो सेल काउंटर हैं या स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके जो सेल काउंटर हैं वहाँ वहाँ बीज पहुँचाया गया, जैसे जैसे आवश्यकता उनके द्वारा दी गई। तो अभी सर ये जो बुआई का समय चल रहा है, इसमें हमारे किसान भाई क्या सावधानियां बरतें? इसमें विशेष ध्यान रखने की ये बात है कि जब वो बीज खरीद रहे हैं तो उस समय किसान भाई जो भी विक्रेता है ये देखें कि वो क्या अधिकृत विक्रेता है कि नहीं है। दूसरा, जब बीज खरीद रहे हैं तो थैली पे ये ध्यान रखें कि उस पर वो जो सर्टिफिकेशन या हमारे द्वारा एक ऊपर से एक टैग लगाया जाता है जिसमें कि पूरा विवरण रहता है बीज का, तो उसका विशेष ध्यान रखें। और जब भी बीज खरीदें तो उस पर वो
जो विक्रेता है उससे रसीद ज़रूर लें, ताकि आप कल ये बोल सकें कि भाई ये थैली मैंने यहाँ से ख़रीदी थी। क्योंकि एक बार आप थैली ले गए और उस पर रसीद नहीं है तो वो फिर आपको उस विक्रेता के पास आप कंप्लेंट दी कोई दिक्कत आती है तो नहीं जा पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो भी है वो जैसे धान का बीज है या हमारे जो मूंग है या उड़द है या अब सोयाबीन का बीज है या मूंगफली का बीज है, जो इस समय के बीज हैं वो उपलब्ध हो गए हैं, जगह जगह हमने दिए गए हैं और राज्य सरकारों के को भी भेजे गए हैं। और हम अपने जो निजी विक्रेता हैं उनको भी बीज को भेज रहे हैं। तो बीज की उपलब्धता में मेरे को लगता है कि कोई विशेष दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजों का जो प्लेसमेंट है वो हमने समय से कर दिया है। और जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रोएक्टिव होकर के इस बार, क्योंकि मुझे लगता है कि कृषि पे ज़्यादा फोकस दिया है, तो भारत सरकार ने और राज्य सरकारों से मिल के इसका प्लानिंग जो है बड़े ढंग से की है, ताकि इस बार जो है जो अच्छा मानसून आ रहा है इसका पूरा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध हो सके। अभी ये महामारी ख़त्म नहीं होने वाली है और इसमें आप हमारे किसान भाइयों को अधिक और क्या सुझाव देना चाहते हैं इन बीजों के बारे में या फिर अन्य उत्पादों के बारे में? किसान भाई, एक तो जो भी राज्य सरकारों के द्वारा या जो उनके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करें, अपना स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें। दूसरा, क्योंकि इसमें इस बार जैसे कि जो काम जैसे 2 दिन में हो जाए वो काम 4 दिन में होगा, क्योंकि आपको कई रेस्ट्रिक्शंस के साथ काम करना पड़ेगा। तो समय से वो अपनी प्लानिंग करें। जो काम वो सोचते थे कि नॉर्मल टाइम पे मैं जल्दी कर लेता था, हो सकता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाना पड़े, तो उसको दिमाग में रखते हुए वो अपनी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो समय से कर लें। हो सकता है कि उनके नज़दीक का एरिया बाई चांस रेड जोन में डिक्लेयर हो गया तो पता चला दुकान बंद हो गई, तो समय से अपने जो भी बीज है उसकी समय से अपनी ख़रीद कर लें, रख लें। ऐसा नहीं कि जब बरसात आएगी तभी खरीदेंगे, तो उस समय हो सकता है कि उस उनके आसपास के एरिया में कोई ऐसा कोविड का पेशेंट आ गया कि दुकानें ही बंद हो गई। तो इसलिए समय से जो भी काम है वो समय से कर लें। और थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इस समय जो है आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है कोई भी काम करने के लिए, तो उसी हिसाब से अपनी वो प्लानिंग करें। तो सर, आपकी आगे की योजनाएं किस तरीके से हैं किसान भाइयों को लेके? नहीं, हम तो अब जैसे खरीफ का हमारा बीज का लगभग काफ़ी कुछ प्लेसमेंट हो गया है। जैसे मैंने कहा कि हम जैसे पिछले सालों अब रबी की भी हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि रबी का जो बीज है वो आ गया है हमारे गोदामों पे। कुछ बीज आ रहा है जहाँ देरी से कटाई हुई है तो वो आ रहा है। तो रबी के बीज जो है हम पूरे अपने गोदामों पे ले रहे हैं और तुरंत ही हमने, क्योंकि हमें जो लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि प्रोसेसिंग प्लांट पे हमारे मज़दूरों की व्यवस्था कम हो या उस तरह के जैसे प्रोसेसिंग प्लांट पे जो लेबर होती हैं, जो मैकेनिक होते हैं, उसमें कहीं कोई यदि कमी आए तो समय से ही हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि आने वाले रबी में जैसे हम पिछले सालों के मुकाबले जो समय हमें लगता था, हो सकता है उससे ज़्यादा समय लगेगा, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम रबी के जो सीड हैं वो समय से किसानों को पहुंचा दें। इसके साथ साथ हमें जो हम अभी फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा सेगमेंट जैसे बीज जो सब्जी वाले किसान थे उनको काफ़ी थोड़ा सा मार्केट की वजह से काफ़ी वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो उसमें उनके समय से बीज मिल जाए, ये व्यवस्थाएं भी हम सब्जी के बीज पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हम लोग तो, क्योंकि हमारा कृषि का विशेष रोल रहा है, तो माननीय मंत्री जी और हमारे जो कृषि विभाग था इसमें लोग अपने काम पे लगे रहे। आप इनको कोरोना वॉरियर्स भी कह सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारा ऑफिस जो है वो इसके दौरान भी काम करता रहा। जो हमारे फार्म थे वहाँ तो क्योंकि उस समय फसल खड़ी थी और बीज यदि हम उस समय लॉकडाउन में यदि वो छोड़ देते तो उसमें आने वाली फसल के लिए बीजों का बहुत बड़ा नुकसान होता।
और यहाँ प्रजनक बीज बनते हैं, इसका मतलब उसका अगला फ़र्क 3 साल तक रहेगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा तो कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ। हाँ, हमने सारे प्रिकॉशन लिए ताकि हमारी जो खेतों की कटाई है, बीज जहाँ पे पैदा हो रहे हैं उसमें कोई ऐसी घटना ना घटे कि वो कोरोना में कोई हो। पर हमारा ऑफिस और हमारे जितने भी फार्म थे वहाँ सुचारू रूप से काम हुआ और हमने अपना प्रोसेसिंग का काम और अपना जो हार्वेस्टिंग और जितना भी हमारा खेती से जो संपूर्ण फार्मों में काम हुआ वो निरंतर करते रहे और हमें इसमें पूरा हमारा सरकार का भी पूरा सहयोग रहा और इसी वजह से हम जो है समय से बीजों को किसानों तक पहुंचा पाए हैं जो खरीफ का है। और इसी तरह से हमने अभी से रबी के जो बीज जो हमको कि आने वाले अक्टूबर में या नवंबर में लगेंगे, सितंबर से आप समझ लीजिए जैसे सरसों का बीज सितंबर के आखिरी सप्ताह में मिलेगा, तो इन बीजों का जो प्रोसेसिंग होता है, बिधानी का जो कार्य है, वो काम हमने शुरू कर दिया है ताकि हम समय से जो भी ये अच्छा इस बार मानसून आ रहा है इसका पूरा फ़ायदा हम किसानों को दें। इसलिए इसकी बीजों की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरा उस पर ध्यान दिया जा रहा है और समय से बीज मिलेंगे और समय से पहुंचाया जाएगा। किसान भाइयों को जितने भी बीज की आवश्यकता होगी, मेरे ख्याल से भारत सरकार इसकी बहुत माइन्यूटली मतलब माइक्रो लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। सरकार कई जो राज्य सरकारें हैं और भारत सरकार हैं, ये आपस में मिलके बीजों का काफ़ी वितरण भी, जैसे मिनी किट का वितरण किया जा रहा है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिनको पिछड़े जो ज़िले थे उनमें जो है बहुत ज़्यादा मिनी किट पे फोकस दिया जा रहा है। साथ में सब्सिडाइज बीज भी जो है विशेष हर राज्य सरकार ने अपनी स्कीम के तहत जो है वो सब्सिडी के तहत भी बीज जो है किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। तो एक इसमें से कृषि पे जैसे कि माननीय मंत्री जी ने भी 2-3 अपने इंटरव्यू में कहा है कि कोई कोशिश ये है की जा रही है कि कोविड की वजह से कम हमारे कृषि के क्षेत्र पे कोई प्रभाव न पड़े, ये बात सुनिश्चित करने के लिए जितने भी काम होते हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी हमें सीएमडी सर ने बहुत सारी जानकारियां दी। आशा करते हैं ये जानकारियां आप सभी के लिए लाभदायक होगी। आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाई बहन लगातार खेतों में काम कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में अन्न की कमी ना हो। मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा, ग्राम मोपोस्ट बनके गांव, तहसील काजीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो महामारी कोरोना वायरस नामक महामारी चल रही है, उसके बारे में मोदी जी का जो भी कार्यक्रम लॉकडाउन बंदी रही है, वो तो हमारे लिए समझ लीजिए कि रामबाण औषधि की तरह रही है। और जो भी हुआ है उसके द्वारा जो भी फ़ायदे हैं, अभी तक हमने देखा है कि कई सारे देशों में जो है लाखों की संख्या में 10 लाख की संख्या में पहुंच गया, और हमारे यहाँ इतना पॉपुलेशन होने की वजह से भी अभी हम 50,000 तक ही सीमित हैं। और इसके बारे में हमको जो जितनी भी जानकारी दी जा रही है उसका हमको सक्रियता से पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो आगे जैसे ही आगे वाले देशों के साथ हो रहा है वही पीछे हमारे साथ होता चला जाएगा। और उनके पास तो संसाधन भी ज़्यादा हैं, वो रोक भी पाएंगे। हमारे पास तो संसाधनों की कमी है, हम रोक नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ही चारा है, लॉकडाउन बंदी। हम उसके तरफ से मोदी जी की तरफ से बिल्कुल एकदम सक्रिय हैं और उनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जान है तो जहान है। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पेपरमिंट की खेती हम बीते 5 सालों से कर रहे हैं, जिसमें कि पेपरमिंट एक ऐसी फसल है जो हमारे खेत खाली होते हैं, गेहूं वगैरह के हुए खाली, उसके बाद सरसों बोई हमने, वो सारे खेत खाली जब होते हैं, उस खेतों में हम खाली की वजह से बीच में कोई हमको वो नहीं मिलता था, गेहूं कट गया, वो बिक गया, कोई इनकम नहीं बचती थी किसान के पास में। तो हमने सोचा कि क्या नाम किया जाए कि पेपरमिंट की खेती की जाए। पेपरमिंट की खेती में होता है ये कि 1 एकड़ में लागत लगभग मान के चलिए कि 12 से 14,000 रुपये आती है, और कुल इनकम उससे मिल के जो आती है वो लगभग 50,000 रुपये के करीब में आती है। तो एक किसान के लिए छोटी सी इनकम वो मिल के आती है, लेकिन उसका परिवार चलाने भर के लिए बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। तो उसको किसी के पास भटकना नहीं पड़ता है कि बैठे वाले सीजन, खाली सीजन में तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। और हम ये चाहेंगे कि सभी किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो अपने खाली खेतों में मेंथा लगाएं और अच्छे से उसकी खेती करें। हाँ, मेंथा में इस साल जो है महामारी की वजह से दिक्कत आई, हमको बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे लेबर की समस्या है और सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हम भाई एक साथ ग्रुप बना के काम नहीं कर सकते हैं, वो सही बात है। लेकिन फिर हमने घर वाले हम मिल के जो है अपना काम इकट्ठा किए, शुरू किए और पूरा किए काम। अच्छे से सफाई हो गई है, खाद पानी भी जो पड़ना है पड़ गया है। अब इससे जो भी निकल के आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को एक मुहिम चलानी चाहिए इसके लिए कि भाई मेंथा की तैयार फसल आई, उधर बारिश आ गई जुलाई के महीने में, जून के महीने में 22 जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है। हमारी मेंथा जब स्टार्ट होती है, वो पकाने के लिए किसान उसका तेल निकालने के लिए प्रोसेस जब तक शुरू करता है, उससे पहले बारिश आ जाती है। बारिश से हमारी फसल नुकसान हो जाती है। उसके लिए हम एक अनुरोध करेंगे अधिकारियों से कि उसके लिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई जो भी फसल नुकसान हो रही है उसके लिए एक अलग से कोई किसानों को वो दिया जाना चाहिए, कि ताकि वो मान लीजिए नुकसान पूरा नहीं मिल रहा तो उसको लागत तो मिल जाए उसके नुकसान की। अगर लागत मिल जाएगी तो किसान का थोड़ा सा मनोबल बढ़े। लॉकडाउन से हमें यह फ़ायदा हुआ है कि हमारे सभी जैसे सभी परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य से अच्छा विकास हुआ है ऐसी, और जो है जान बची है। इसलिए मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कर देता हूँ। मैं खेती मेंथा, उर्द, सब सब्जियां सभी प्रकार की उगाते हैं हम लोग। और जो है अरे इससे हम लोग अब कहने का मतलब है अपना खाने पीने की चीज़ें सभी वस्तुएं उगाते हैं, थोड़ा बहुत बिक्री भी कर लेते हैं, बस यही और क्या करते हैं। नमस्कार, मैं राम कुमार वर्मा बनके गांव, तहसील काजीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं सबसे पहले तो आप सबको तथा अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लॉकडाउन किए हैं। इससे देश की बहुत बड़ी भलाई हुई है, अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ कम मरीज भी हैं, तमाम फैसिलिटी है। इसी के साथ कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, कोविड-19 को देखते हुए किसानों के लिए कुछ दिशा निर्देशों को जारी किया है। क्या हैं वो दिशा निर्देश जिनका आप सभी ने पालन करना है? आइए जानते हैं। अगर आप पशुपालन के काम से जुड़े हैं तो काम करते समय कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना होगा। जानवरों के बाड़े को समय समय पर साफ करते रहें। दूध निकालने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोएं और आसपास कहीं भी थूके नहीं। अगर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी न मिले तो हाथों को अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। पशुओं के रहने के स्थान पर लोगों को आने जाने न दें। पशुओं के खाने के स्थान को साफ रखें। साथ ही पशुओं की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दें। दूध के केन में दूध भरने से पहले उसे अंदर और बाहर से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। बिना वजह किसी वस्तु को छूने से बचें। दूध बेचने के स्थान पर भीड़ जमा न होने दें और दूध बेचते समय दूसरे व्यक्ति से 5 फुट की दूरी बनाकर रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। साथ ही बार बार नाक और आंखों को न छुएं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना दिशा निर्देशों के बारे में जिसका आप सभी ने पालन करना है। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। और हाँ, आप चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नमस्कार। गांव देवगिरी पहाड़ के निचले इलाके में है। स्थानीय लोगों की लकड़ी की मांग को पूरा करते करते पर्वत अब वृक्षहीन हो चुका है, परंतु इस पहाड़ी के नीचे स्थित गांव में लोपामुद्रा लहजल का खेत हरा भरा है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए वह यहाँ तरह तरह की सब्जियां उगाती है। जल के सुप्रबंधन के लिए ड्रिप इरिगेशन से लेकर घास नियंत्रण के लिए मल्चिंग पद्धति और लता जातीय फसलों के लिए ट्रेली पद्धति के कारण लोपामुद्रा को मिलती है ज्यादा उपज और अच्छा मुनाफा। मेरा नाम लोपामुद्रा लहजल है। कलमपुर ब्लॉक के घरला गांव में मैं रहती हूँ। मैं छोटे पैमाने पर खेती करती हूँ। पहले धान की खेती करती थी, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैं और मेरे पति ने मिलकर सब्जियों की खेती शुरू की। सब्जियों की खेती शुरू करते वक्त हमने उद्यान कृषि अधिकारियों की सलाह ली।
उन्होंने हमें कई तकनीक बताई। उसके बाद मल्चिंग के लिए पॉलीथीन सब्सिडी में मिला, ड्रिप भी सब्सिडी में मिला। फिर हमने खेती शुरू की। खेती से अच्छा फ़ायदा हुआ। हमने गोभी, बैंगन, टमाटर और केले की खेती की। बिक्री अच्छी हुई। उससे मिले फ़ायदे में बच्चों को पढ़ाने के काबिल हुए। मल्चिंग और ट्रेली पद्धति का इस्तेमाल कर लोपामुद्रा एक जमीन में पहले करेला, फिर बरबटी और अंत में टमाटर की खेती कर अच्छी फसल उगा रही है। मल्चिंग से घास नहीं उगती है, इसलिए मेहनत भी कम करनी पड़ती है। घास कम होने की वजह से फसल ज़्यादा होती है। हम तार खींचकर टमाटर की खेती करते हैं। बरबटी भी वैसे ही उगाते हैं, जिससे फसल बहुत अच्छी होती है। उड़ीसा में गोभी की अच्छी मांग है, इसलिए एक और जमीन में लोपामुद्रा साल में 3 बार गोभी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। हम कम दिनों में उगने वाली गोभी की खेती कर रहे हैं। यह 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। उसके चारों ओर खुदाई कर हम फसल को अच्छी तरह बढ़ा पाते हैं। साल में 3 बार गोभी उगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। लोपामुद्रा मीठी मकई की खेती भी करती हैं। इसकी खेती जनवरी में शुरू होती है और फसल तैयार होती है अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में। हम स्वीट कॉर्न जनवरी में लगाते हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में फसल तैयार हो जाती है। इसमें 5,000 खर्च कर 15,000 कमाते हैं। केले की खेती लोपामुद्रा को ज्यादा कमाई देती है। यह एक द्विवार्षिक फसल है। जमीन की तैयारी और पौधे लगाने के लिए सिर्फ एक बार खर्च कर 2 साल तक वह इससे कमाई करती है। केले की खेती के समय पहले पौधे के चारों ओर खुदाई कर मूल खाद देते हैं। उसके बाद अन्य सभी खाद ड्रिप के जरिए दिए जाते हैं। साल भर में मुझे 8 से 10 लाख रुपयों की आमदनी होती है। ड्रिप के माध्यम से हम पानी देने के साथ साथ खाद और दवा भी पौधे तक पहुंचा सकते हैं। पहले पानी देने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब ड्रिप के कारण कम पानी से अधिक खेती हो रही है। पानी का सदुपयोग हो रहा है। प्याज संरक्षण घर के लिए हमें सरकार की ओर से हमें वित्तीय सहायता मिली थी। लोपामुद्रा प्याज की खेती से भी अच्छी कमाई कर लेती है। नई प्याज के भाव ज्यादा नहीं होते, इसलिए उसे कुछ दिन सुरक्षित रखना पड़ता है। इसके लिए सरकारी सहायता से उन्होंने स्थापित किया है एक प्याज संरक्षण गृह। परवल और तरबूज भी उगाती है लोपामुद्रा। अपनी प्रत्यक्ष देखरेख में खेती करने से लोपामुद्रा को मिलती है मानसिक शांति और अच्छा मुनाफा, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो पाया है। सफलता के कारण लोपामुद्रा की तारीफ में स्थानीय अखबारों ने अनेक खबरें छापी हैं, जिससे दूसरों को बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारी खेती की तकनीक देखने के लिए बहुत किसान आते हैं। कोरापुट, नवरंगपुर आदि पड़ोसी जिले से भी लोग आते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।